हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अब तो आपका बीएससी के लिए मैथ्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं आपकी बुक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इस बुक में हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 में हमारा इसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट 2 के लिए याद रखना, यूनिट 2 के लिए लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट 1 और 2 दोनों को मिला के लेक्चर 11 वाला आज हमने स्टार्ट किया। तो जितने भी आपके पीछे के अगर कोई भी लेक्चर मिस हो चुका है तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए, इस बुक की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो यूनिट 2 है, जिसमें केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज लास्ट टर्न पर हमने इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, 2 टॉपिक पढ़े थे लास्ट टर्न पर हमने। एक तो ज्विटर आयन पढ़ा था और एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन्स आप सभी जानते हो कैसे हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत ही जटिल कंपाउंड है। जटिल कैसे, उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स कैसे हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, सो देयर स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रोटीन कैसे हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर एक साथ ड्रॉ करें तो हमने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे लिए ईजी हो। भाई हम तो हमारे लिए जो ईजी होगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हम प्रोटीन की सारी स्ट्रक्चर को एक ही बार के में नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं वो ये लिखे हुए हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने क्या किया, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। चारों स्ट्रक्चर आपकी डिफरेंट है पर है एक दूसरे से रिलेटेड, अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। चारों स्ट्रक्चर मिलाकर आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है। ठीक है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। अब देखो मैंने अभी क्या बताया, ये क्या पढ़ा है हमने, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, वो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को दिखाती है। सीक्वेंस किस तरह से कि अमीनो एसिड किस तरह से अरेंज हुए हैं ये दिखाती है। अब अमीनो एसिड और प्रोटीन कहाँ से आ गया, फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था हमने यूनिट 2 का। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये बताया था आपको, प्रोटीन का जब इंट्रोडक्शन दिया था कि आपके प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो अमीनो एसिड की जो जितने भी क्या हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके सीक्वेंस के बारे में कि किस तरह से अमीनो एसिड्स अरेंज हुए हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो थी प्रोटीन की वो सैंगर के थ्रू 1958 में दी गई थी और उन्होंने एक स्पेशल प्रोटीन के लिए स्ट्रक्चर दी थी। वो स्पेशल प्रोटीन है इंसुलिन। क्या है वो, इंसुलिन है वो आपका स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, अब इंसुलिन के अंदर उन्होंने क्या बताया था, देखो अगर मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप खुद देखकर बता सकते हो यहाँ से कि 51 अमीनो एसिड सिर्फ एक इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है इसकी स्ट्रक्चर। प्रोटीन कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप 51 अमीनो एसिड एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर पाओगे, नहीं ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मान सकते हो कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स
हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मतलब क्या है इसका मतलब, बिल्कुल साफ है। दोबारा से बता रही हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेंगर के थ्रू 1958 में दी गई थी इंसुलिन के लिए। इंसुलिन में आपके 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही प्राइमरी स्ट्रक्चर दी गई थी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है वो कैसे जुड़े होते हैं, वो 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। देखो हम इसमें पेप्टाइड्स है, ये एक वर्ड आ रहा है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये भी आपका एक टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, ये इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना मेन क्या है इसमें, स्ट्रक्चर है मेन, कि कौन सी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है वो मेन है। तो यहाँ से देखो जो आपके इंसुलिन होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि सल्फर सल्फर 2 आपस में क्या बना रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, इससे मिलकर आपकी बनी होती है। अगर आप इसमें इतना भी लिख पाओगे ना, इतना भी लिख कर आओगे कि 51 अमीनो एसिड से जुड़े होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर, तो भी आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, मेन क्या है इसमें बताया भी आपको, मेन है आपकी इसमें कि किस तरह से बन रही है, कि क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये है आपका मेन सीक्वेंस है, आपका मेन किसका सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का। क्लियर है इतनी बात, ये हो गई आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप क्या करेंगे, यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप इसमें एक और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो और एग्जांपल लिख सकते हैं, पहले इसको नोट करिए कि इसमें एक और एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो इसमें क्या आ सकता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि उसमें 574 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, हीमोग्लोबिन के अंदर कितने होंगे, हीमोग्लोबिन के अंदर अभी कितने बताए, हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं, कंटेन्स 574 अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं, अमीनो एसिड। अब देखो मैं आपको इससे जुड़ी एक और बात बताऊं, तो ये वो बात है कि इसमें अगर आपके अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी क्या होता है, चेंज होता है ना, कि स्ट्रक्चर थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई या बिगड़ गई, तो आपके ये जो हीमोग्लोबिन होता है किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी अमीनो एसिड के अंदर थोड़े भी इसके भी सीक्वेंस में क्या आता है, चेंज आता है, या इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ती है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, अनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताएंगे, पहले से नोट करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की सीक्वेंस के बारे में, कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरह से है। अब देखो जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, वो ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड होगी, देखो जो आपके, ये मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के अंदर क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अभी नीचे हमने जब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें एक वर्ड आया था पॉलीपेप्टाइड। अब देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जुड़ी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड 1 2 3 4 5 इस तरह से कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स मिलाकर चेन बना दी जाती है। जैसे क्या होती है, आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन क्या होती है, अब उसमें एक डब्बा, दूसरा डब्बा, उसके पीछे और बहुत सारे डब्बे मिलाकर क्या बना दी जाती है, पूरी ट्रेन, पूरी रेलगाड़ी बना दी जाती है। इसी तरह से इसमें क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स को मिलाकर जोड़कर उसमें क्या बना दी जाती हैं, उससे अमीनो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। अब जो अमीनो एसिड बन रहे हैं उसका हम सीक्वेंस देख रहे हैं, उसी की हम ज्योमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो जो ज्योमेट्री है किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए या फिर प्रोटीन्स के लिए। इस तरह से बोलेंगे अगर प्रोटीन्स के लिए, तो बेटा 2 मॉडल्स हैं, 2 मॉडल के थ्रू इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट मॉडल आपका ये लिखा हुआ है, ये है आपका अल्फा हेलिक्स मॉडल। क्या है ये आपका, ये है आपका यहाँ से अल्फा हेलिक्स मॉडल। अल्फा हेलिक्स मॉडल क्या कहता है, अल्फा हेलिक्स मॉडल बिल्कुल आसान है। इसमें आपकी ज्योमेट्री किस तरह से होती है, कॉइल की तरह होती है। किस तरह होती है, कॉइल की तरह। मतलब कैसे होगी बताएंगे अभी आपको।
पहले इसमें थोड़ा सा देख लो, आपको बोर्ड पे भी समझाएंगे और बोर्ड पे ना भी समझ में आया तो और भी तरीका देखेंगे, ठीक है। देखो अल्फा हेलिक्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू इट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट विल फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें यह कहा गया है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है अमीनो एसिड की, कुछ इस तरह से रखी गई है, इस तरह से अरेंज की गई है कि वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, जैसे आपकी ये होती है, ये कैसी होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस तरह से बना लो या फिर इस तरह से बना लो बेटा, ये कैसी होती है, आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। हेलिक्स में भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की हेलिक्स कैसा हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके टर्न की डायरेक्शन के ऊपर कि टर्न किस डायरेक्शन में आया हुआ है, कि इस तरह से दिया हुआ है टर्न या फिर इस तरह से दिया हुआ है, कि लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। ईच टर्न ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का हर एक टर्न, जैसे देखो यहां पर क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक टर्न कंप्लीट, ठीक है, ये एक टर्न कंप्लीट, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां कंप्लीट, फिर चौथा यहां से, इस तरह से क्या हो रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं। अब देखो आगे, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स कंटेन 3.6 अमीनो एसिड, यानी कि इस एक सिंगल टर्न में, यानी कि ये जो इस तरह से ये जो टर्न आ रहा है ना, ये इतना मान लो, ये इस वाले टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रफली डायग्राम है, ये डायग्राम नहीं है प्रॉपर, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। दीज अमीनो एसिड विल फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज, ये अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है बेटा, पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड की तो चेन है। अब ये आपस में भी क्या करेंगे, लिंक करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से अमीनो एसिड मान लिए, जो मैंने अभी छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं यहाँ पर। अब देखो ये आपस में लिंक करेंगे, ये इसके साथ लिंकेज करेगा, इसके साथ लिंकेज करेगा। अब लिंक कैसे करेगा बेटा, लिंकेज का मतलब है बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखो जो आपका CONH ग्रुप होगा, यहां पर इनके CONH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। मतलब देखो इसमें एक ऑक्सीजन जो है, CO ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, CO ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम से NH ग्रुप के साथ। मैंने भी बताया CONH ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ये जो आपके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आपका एक कर्व आ रहा है, यहाँ पर एक CONH ग्रुप प्रेजेंट होगा। C का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या बनाएंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन सिंगल टर्न ऑफ हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बेटा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे या कहाँ ले लो, एक टर्न ये है, दूसरा टर्न ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर, आ गई इतनी बात, समझ में आ गई। और इसमें एक चीज ऐड कर सकते हो, और क्या चीज ऐड कर सकते हो बेटा, इसका डायामीटर ऐड कर सकते हो। ये जो ये डायामीटर होता है ना, ये कितना होता है, ये होता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम का। एंड आगे लिख लो इसमें, एंड डायामीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कोई ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं होती है, बहुत छोटी सी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गई आपकी थ्योरी। अब देखो जो हमने ये यहाँ पे बनाया है ना कॉइल से, ये हम अब रफ करेंगे और आपको प्रॉपरली बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप क्या कीजिए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये अल्फा हेलिक्स की थ्योरी नोट डाउन करिए। अब यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नोट करिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका। देखो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर आप बोलोगे कि ये कैसे बनी है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। इसमें क्या लिए, कॉइल लिए, और उसको हमने क्या किया, जैसे ये कॉइल है उसको इस तरह से हमने राउंड राउंड कर दिया, जहाँ पर आपके देखो हर एक उस पर क्या प्रेजेंट है,
CONH ग्रुप प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एक स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पर एक क्या है, एक टर्न है, एक टर्न पर कितने CONH ग्रुप प्रेजेंट होने थे, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं? 1 2 3 ग्रुप यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। ये तो बात आपने देख ली होगी, 3 ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर है, देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी छोटी बनी है। अब छोटी क्यों बनी है? क्योंकि बोर्ड पे जगह ही इतनी है। इस तरह से बनाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ बनाया ना, इस तरह से ये लिंकेज है, इस तरह से यहाँ पर और स्ट्रक्चर आगे, जैसे अभी ये बनाया यहाँ पर इस तरह से, फिर ये, फिर इसके आगे ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से ये जो देखो मैंने ये जो पार्ट कवर किया है जिसमें यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, ये पीछे वाला एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है, और ये वाला एरिया आपका आगे की तरफ की ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए इसको प्लेन छोड़ा है, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पर लिंकेज कैसे होगी, मैंने बताया था आपका CONH का ग्रुप में जो आपका NH ग्रुप का H होगा वो CO ग्रुप के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। CO ग्रुप का ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक, इससे के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये आपका यहाँ पर अगर कोई और इस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनी होती तो ये वहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये वाले H बॉन्ड बनाते ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये सब चीजें लिख चुके हैं हम। और ये जो आपका एरिया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये है आपका 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लिख लेना इसको, यहाँ से यहाँ पर लिख लो चाहे। ये कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम है ये डिस्टेंस। कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इतनी बात? अब अगर इसमें बात समझ में आती है आपको तो ठीक है, वरना और तरीके से समझाएंगे। पहले आप क्या करो, इसको नोट करो। देखो किस तरह से बनानी है स्ट्रक्चर, इस तरह से बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये पीछे वाला पार्ट शुरू करोगे, फिर इस तरह से ये आगे वाला पार्ट आएगा, फिर ये वाला पीछे वाला एरिया आएगा, ठीक है। ये पीछे वाला एरिया और फिर ये आगे वाला एरिया। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, ठीक है। बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, बनाओ ऐसे ही। ये वाली बनाना, ये रफ है, ये वाली बनाना, सिर्फ नोट करो इसे। अब देखो इसमें अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, तो मैं आपको एक पेपर से दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, एक पेपर है। ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पूरी ऐसे ले ली। अब देखो ये किस तरह से मुड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये हमने ऐसे लिया और इसको फिर कैसे मोड़ोगे, ये वाला ऐसे टर्न करेगा आपका, फिर ये वाला इस तरह से टर्न करेगा, फिर ये नेक्स्ट आगे टर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, देखो ये वाला पीछे वाला एरिया है, ये पीछे वाला एरिया है, और ये वाला आपका फ्रंट वाला एरिया है। तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, 1 2 3, जैसे आपके यहाँ है ना 1 2 3, ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे आपके यहाँ पर। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये वाले ग्रुप आपके? इधर प्रेजेंट होंगे। ये तो रुक ही नहीं रहा, देखो यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 1 2 3। इसी तरह से कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। बॉन्ड कौन बनाएंगे, ये वाला और ये वाला पार्ट बॉन्ड बनाएगा, ठीक इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, 5.4 एंगस्ट्रॉम। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जो इसका डायमीटर है वो है 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इतनी बात? अब ये आपको हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद है आपकी बीटा, मतलब मैंने 2 पार्ट बताए थे ना आपको कि जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पार्ट थे। एक तो था आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो ये हो गई आपकी। सेकंड पार्ट है इसमें आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। क्या है? बीटा प्लेटेड। अब आप क्या करो, इसे नोट करो। अब इसके बाद बीटा प्लेटेड दिखाएंगे आपको, नोट कर लो इसको आप। देखो इसमें आगे ये है बीटा प्लेटेड शीट या बीटा प्लेटेड मॉडल जो है आपका, ये दिखाता है इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो अरेंज होती है पैरेलल। क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होती है आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और पैरेलल इसलिए अरेंज होती है ताकि वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना सके। लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, अब ये जो हमने थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना, इससे आपको पता चलेगा कि
कि ये लीनियर स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बीटा प्लेटेड शीट में। अब ये देखो बीटा प्लेटेड शीट में मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको प्लेट बनानी है, वो प्लेट नहीं बनानी जिसमें आप खाना खाते हो, वो नहीं बनानी, इसमें अलग बनाना है। कैसे बनेगा? अमीनो एसिड जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड में क्या है, एक CH ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर आपका क्या है, CO है, ये NH है। CONH ग्रुप जुड़े होते हैं, CONH ग्रुप है या नहीं है, ये CO ग्रुप है, ये NH ग्रुप है। इसी तरह से ये हमने पलट कर लिख दिया, ये NH लिख दिया, ये CO लिख दिया। ऐसे ही ये पलट कर लिख दिया, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कुछ और जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ और जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर डबल डैश कर दो। एल्काइल ग्रुप तो मर्जी है आपकी, कोई भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, इसको पलट कर लिख दिया, NH इधर कर दिया, CO इधर कर दिया। अभी हमने पलट कर क्यों लिखे हैं, पलट कर इसलिए लिखे हैं, रैंडमली इसलिए लिखे हैं ताकि आपकी बॉन्डिंग हो सके। जैसे आपकी अल्फा हेलिक्स में था ना कि आपका NH ग्रुप का H CO ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक इसी तरह से इसमें होगा, NH ग्रुप का H CO ग्रुप के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। यही चीज आगे लिखी हुई है, द हाइड्रोजन बॉन्ड विल कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप टू द ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी कि बॉन्ड बनेगा, उसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे आपस में, हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ NH एंड ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्सीजन एटम ऑफ CO ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे बेटा, बिल्कुल आपको वही करना है कि आपको यहाँ से एटम्स में बॉन्डिंग बनानी है। जैसे आपने अल्फा हेलिक्स में बनाया था इसी तरह से बीटा प्लेटेड में बनाओगे। यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग तो करोगे आप, लेकिन इन्हें भी तो कनेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। जब आपकी ये चेन जुड़ी होंगी, जब ये चेन बनी होगी, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमने क्या की, स्ट्रक्चर बनाई और फिर यहाँ पर बॉन्डिंग करती है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी तरह से यहाँ पे कोई और CONH ग्रुप जुड़ा होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर HN, यहाँ पर क्या जुड़ा होगा आपका, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर दिखेगा थोड़ा सा, ये हो गया CH, ये हो गया CO, ऊपर हो गया कोई एल्काइल ग्रुप। इस तरह से ये आपके क्या करेंगे, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात बेटा। इसी तरह से बनती है आपकी बीटा प्लेटेड शीट। ये आपकी सीरीज जो है बढ़ती चली जाती है ये, और ये आपके डिपेंड करती है प्रोटीन पर, किस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड आपके जुड़े हो। जैसे आपके क्या था, इंसुलिन था, इंसुलिन में कितने, 51 अमीनो एसिड, यानी कि आपको ऐसे 51 स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, 51 स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और उनकी बॉन्डिंग करनी है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़कर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इतना टिपिकल नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गई बीटा प्लेटेड शीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके बाद है इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है, इसी से जुड़ी हुई है। पहले आप क्या करेंगे, बीटा प्लेटेड शीट को नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो अब इसमें है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो क्या है, कंफर्म करती है वो कॉइलिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ये दिखाती है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल कॉइल की तरह क्या करता है, मूव करता है। मतलब कॉइल की तरह, जैसे भी बताया था ना, इस तरह से मुड़ा हुआ ऐसे होता है, फोल्डेड होता है मतलब मुड़ा तुड़ा होता है, प्लेन नहीं होता है, और कैसा, ट्विस्टेड होता है। ठीक है, विच इज नेसेसरी टू एडजस्ट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इन टाइनी स्पेस ऑफ सेल। जो हमारे लिए जरूरी होता है, हमारे लिए मतलब प्रोटीन के लिए जरूरी होता है कि वो ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल भी टाइनी स्पेस, छोटे से स्पेस सेल में एडजस्ट हो सके। अब हमने आपको बताया था, जैसे भी हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया था, 574 अमीनो एसिड बताए थे ना उसमें, तो 574 अमीनो एसिड जो हैं, क्या वो इतने सारे अमीनो एसिड कहीं ऐसे अगर सीधे सीधे रखेंगे तो एडजस्ट हो सकते हैं? नहीं, तो उनके लिए मुड़ा तुड़ा होना जरूरी है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, वो ये बताती है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें अमीनो एसिड मोड़ कर रखे जाते हैं, ट्विस्ट करके, फोल्ड करके, कॉइल की तरह घुमाकर इस तरह से रखे जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय 4 डिफरेंट फोर्सेज।
जो टर्सरी स्ट्रक्चर मतलब इन्हें मोड़ तोड़कर जो रखते हैं, कॉइल बनाकर रखते हैं, ये 4 अलग अलग टाइप के फोर्स लगाकर रखते हैं। जैसे ये फोर्स के नेम है, जैसे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ताकि वे फैले ना। जैसे किस किस के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी करते हैं सी और NH ग्रुप के बीच में। आयनिक बॉन्ड जो होती है, आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं। आयंस किस लिए बनते हैं, देखो आयनिक बॉन्डिंग दिखाती है, ज्विटर आयन बनाते हैं अमीनो एसिड के। क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड के ज्विटर आयन, यानी कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज। ये होती है बेटा अलग अलग पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है ना, उसमें सल्फर सल्फर के बीच जो लिंकेज होती है वो होती है डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफोबिक लिंकेज। हाइड्रोफोबिक लिंकेज जो आपके अमीनो एसिड में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो अगर हम क्या लेंगे, जैसे अभी हमने बीटा प्लेटेड शीट ली थी ना, उसमें हमने R लिया था एक अल्काइल ग्रुप, और दूसरा अल्काइल ग्रुप क्या लिया था, R'। तो ये क्या है, अलग अलग उनके अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिनाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप के बीच में जो लगेगा वो हाइड्रोफोबिक लिंकेज होगी अमीनो एसिड के अंदर। क्लियर है, ये है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बताएंगे अब क्या होती है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ उन टाइप के प्रोटीन्स के लिए एप्लीकेबल है जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दी हुई हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल होगी। इस प्रोटीन में क्या होगा, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी जो कही जाएंगी सब यूनिट्स। एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स, मतलब इसमें एक से ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे 4, 5, 6, 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरह से अगर प्रेजेंट होंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा सबको मिलाकर सब यूनिट्स। क्या कहेंगे, सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन को मिलाकर सब यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। ये सब यूनिट जो होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होती हैं तो जो आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर जो थी, जो अब तक हम पढ़े हैं इसमें, उनकी जो सब यूनिट होंगी वे डिफरेंट हो सकती हैं। अभी मैंने बताया क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सब यूनिट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बट ये सब यूनिट जो होंगी, ये सारी यूनिट में एक चीज कॉमन होगी कि ये डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्टेड होंगी। ये आपकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है कि सारी यूनिट्स, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ये कहा गया है कि सारी यूनिट्स जो हैं, सब यूनिट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिफरेंट हो सकती हैं, पर एक पॉइंट पर ये बिल्कुल सिमिलर है कि उनमें डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्लियर है, ये हो गई इसमें। और ये है इसका एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन है। और जैसे आपका ये था टर्सरी स्ट्रक्चर, उसमें मायोग्लोबिन उसका एग्जाम्पल, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो स्ट्रक्चर तो हो गई कंप्लीट। अब मैं इसमें आपको कराऊंगी एक चीज़, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ में इसमें एक पॉइंट है, जैसे इसमें आपका मैं अभी बताऊंगी, पहले आप इसे नोट करो पहले आप इसको। देखो अब इसमें आगे लिखा हुआ है इसमें डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन की प्रॉपर्टी है। वैसे तो आपको ये बुक में अलग टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन जो भी टोटल सार है ना, पूरा सार जो है इस टॉपिक का, वो यहाँ पर है। बस 1 से लेकर यहाँ तक, फुल स्टॉप तक यहाँ तक है ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। ये प्रॉपर्टी है प्रोटीन की। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है। मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्रोटीन जो होते हैं आपके बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव किसकी तरफ होंगे, हीट की तरफ। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ हीट। प्रोटीन्स जो हैं गर्म करने पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव किस तरह से, मतलब देखो, व्हेन प्रोटीन्स आर हीटेड देन हाइड्रोजन बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर विल डिसोसिएट। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्ड होता है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगी उसकी। सो द ज्योमेट्री ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज बीन चेंज्ड। क्लियर है, ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, जब हाइड्रोजन बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, वे फैल जाएंगे चारों तरफ, तो उसकी चेंज हो जाएगी ज्योमेट्री। इट कॉज द चेंज इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होगा नहीं,
हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, हमारा कोई मॉलिक्यूल आकर नहीं जुड़ा है, कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया है, तो केमिकल कंपोजिशन तो वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसकी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। और ये जो चेंज हो रहा है गर्म करने के बाद, ये जो चेंज हो रहा है आपके किसी भी प्रोटीन में, ये आपका कहा जाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस। क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन प्रोसेस। और जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है इर्रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इर्रिवर्सिबल, मतलब गर्म करने के बाद जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में ये देखा गया है कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमने गर्म किया वो टूट गए हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन किसी केस में हमने ये देखा है, बहुत ही ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनमें प्रोटीन्स आपके क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या बताया, इरिवर्सिबल बताया ना, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर इट हैज बीन shown that in some cases the process is actually reversible। क्या है प्रोसेस? क्या है? रिवर्सिबल है। मतलब जैसे गर्म होने से के बाद प्रोटीन टूट गया था, ठंडा होने के बाद वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। अभी क्या बताया कि केमिकल कंपोजिशन में चेंज किए बिना उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जो गर्म करने पर चेंज आता है वो डीनेचुरेशन कहा जाता है। और डीनेचुरेशन प्रोसेस का रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, क्या होता है? रिवर्सिबल, जो वापस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन वो जो पहले चेंज हो रहा है, और रीनेचुरेशन वो जो आपका पहले वाली फॉर्म में वापस आ रहा है। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आपका ट्रिप्सिन होता है, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ट्रिप्सिन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो आपका क्या होता है? डीनेचुरेटेड होता है। बट उसको 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के बाद, अगर आप 80 से 90 के बाद सीधा उसको 37 से 40 के बीच ले आओगे तो वो आपकी पहली फॉर्म में वापस आ जाएगा। ये है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। आज इसमें आपके क्या कंप्लीट हो चुका है? स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है प्रोटीन की, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपके इस यूनिट में दो मेन टॉपिक्स रह जाते हैं। एक तो ये आपके पेप्टाइड्स हैं, जो आपके इसमें बार बार वर्ड आ रहा है, पेप्टाइड क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक है आपका इस यूनिट में एंजाइम। दो टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े हैं दोनों टॉपिक, तो वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।